नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं। मैं हूं जया सिन्हा। जी हां, सही मायने में है ये एक नई सुबह, क्योंकि मुस्लिम महिलाओं को मिली है आजादी। ट्रिपल तलाक का खौफ खत्म। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी 3 तलाक बिल हुआ पास। मोदी सरकार के लिए ऐतिहासिक कामयाबी का दिन, तो वहीं इसे सामाजिक सुधार की दिशा में, हमारे देश की महिलाओं को समानता का अधिकार देने की दिशा में एक बड़ा कदम कहा जा सकता है। अगले 1 घंटे पर इस पर होगी हमारी विशेष रिपोर्ट, साथ ही दुनिया भर की और तमाम खबरें, सुर्खियां आर्थिक जगत से, खेल जगत से और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। संसद में एक साथ 3 तलाक को अपराध करार देने वाला ऐतिहासिक विधेयक के पारित होने का चौतरफा स्वागत। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने विधेयक को बताया ऐतिहासिक। प्रधानमंत्री ने कहा, महिलाओं को न्याय दिलाने की तरफ ऐतिहासिक कदम। जम्मू कश्मीर के विभिन्न सेक्टरों में पाकिस्तान ने आकरण गोलीबारी कर संघर्ष विराम का किया उल्लंघन। भारतीय सेना ने दिया करारा जवाब। दूसरी तरफ भारी नुकसान की खबर। सुंदरबनी सेक्टर में पाकिस्तानी फायरिंग में एक जवान शहीद। भारी पाकिस्तानी फायरिंग के बीच जम्मू कश्मीर के गुजरेज सेक्टर में सेना ने घुसपैठ की कोशिश को किया नाकाम। अनंतनाग जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में शीर्ष जैश कमांडर सहित 2 आतंकवादी ढेर। मुठभेड़ में मारा गया आतंकी जून में शहीद 5 सीआरपीएफ जवानों की हत्या का है दोषी। केंद्र सरकार ने उन्नाव रेप केस की पीड़िता को दुर्घटना में मार देने के कथित षड्यंत्र की जांच सीबीआई को सौंपी। उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा, बलात्कार आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पहले से ही है पार्टी से निलंबित। अफ्रीकी देशों की यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गाम्बिया की राजधानी बांजूल में आज नेशनल असेंबली को करेंगे संबोधित। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा में पुलिस वाहन को निशाना बनाकर किए गए शक्तिशाली विस्फोट में 2 पुलिसकर्मियों सहित 5 लोगों की मौत। और क्रिकेट में टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ डोप टेस्ट में फेल। बीसीसीआई ने 8 महीने के लिए लगाया बैन। नवंबर तक रहेगा प्रतिबंध। बीसीसीआई ने कहा, पृथ्वी शॉ ने अनजाने में किया था प्रतिबंधित दवा का सेवन। मुस्लिम महिलाओं से एक साथ 3 तलाक को अपराध करार देने वाला ऐतिहासिक विधेयक राज्यसभा से भी पारित हो गया है। उच्च सदन में मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक के पक्ष में 99 वोट पड़े, जबकि 84 सांसदों ने इसका विरोध में मतदान किया। बीएसपी, पीडीपी, टीआरएस, जेडीयू, एआईएडीएमके और टीडीपी जैसे कई दलों के वोटिंग में हिस्सा न लेने के चलते सरकार को यह बिल पास कराने में आसानी हुई। बिल की मंजूरी से विपक्ष की कमजोर रणनीति भी उजागर हुई। मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने और मुस्लिम समाज में एक बार में 3 तलाक यानी तलाक़े बिद्दत पर रोक लगाने के मकसद से लाया गया मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक संसद से पारित हो गया है। मंगलवार को राज्यसभा ने इसे मंजूरी दी, जबकि लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। दिन भर चली चर्चा के बाद शाम को राज्यसभा में इस पर मतदान हुआ, जिसके बाद इसे पारित कर दिया गया। रिजल्ट ऑफ द डिवीजन ऑन अडॉप्शन ऑफ द मोशन दैट द बिल बी पास्ड subject to correction as 99 noes 84 that the motion that the bill be passed is adopted. इससे पहले कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 को चर्चा और पारित कराने के लिए राज्यसभा में रखा। कानून मंत्री ने इसे महिलाओं के न्याय एवं सम्मान का विषय करार देते हुए कहा, ये विधेयक सियासत, धर्म, संप्रदाय का प्रश्न नहीं है, बल्कि ये नारी के सम्मान और नारी न्याय का सवाल है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को राजनीतिक चश्मे या वोट बैंक की राजनीति के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। ये मानवता और इंसानियत का सवाल है। 19/11/86 को डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट को नॉन अवेलेबल करती है और 1986 में शाहबानों के लिए न्याय के दरवाजे बंद करती है। ये क्या हो रहा था? सारा बानों तक कांग्रेस पार्टी वहीं खड़ी है। इसका कारण क्या है सर?
मुझे मालूम है यही कांग्रेस पार्टी है जिसने आजादी के आंदोलन में कम्युनल अवार्ड के खिलाफ संघर्ष किया। यही कांग्रेस पार्टी है जिसने आजादी के आंदोलन में कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का खिलाफत किया। लेकिन 2019 में भी शाहबानो मॉडल गाड़ी क्यों चल रही है? तमाम दलों के नेताओं ने सदन में हुई चर्चा में हिस्सा लिया और बिल पर अपनी बात रखी। ज्यादातर दलों ने विधेयक का समर्थन किया, हालांकि कांग्रेस समेत कुछ दलों ने कुछ प्रावधानों पर आपत्ति जताई। आप उनको जरूर ट्रिपल तलाक से मुक्त कराइए। आई एम फॉर इट सर, बट सर प्लीज गिव देम दैट डिग्निटी। सर आप उनको ऐसे सारे एक्यूज के साथ मत बिठाइए। सर दिस इज अ बर्निंग इश्यू एंड आई वुड डेफिनेटली आई एम हियर टू सपोर्ट द बिल बट नॉट द क्रिमिनलाइजेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के किसी जजमेंट को, इस कुप्रथा और कुरीति को खत्म करने वाले जजमेंट को प्रभावी बनाने के लिए ला रहे हैं, निष्प्रभावी करने के लिए नहीं ला रहे हैं। आपको जो है वो महिलाओं की क्या चिंता, आपको सभी की चिंता करनी चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। सभी की चिंता कर रहे हैं तभी ये कर रहे हैं। यस, हम संवैधानिक अधिकार, हम सामाजिक सुरक्षा, इसके पूरी तरह से पक्ष में है। When in the 16th Lok Sabha you brought this bill, my party had brought certain amendments, and I am thankful to the minister that almost all those amendments have been accepted by the honourable minister, and the bill has come in a new shape in the Lok Sabha, which has been passed. So my party's stand is to support this bill, sir. परिवर्तन तो होगा, परिवर्तन करना होगा, परिवर्तन नहीं लेकिन परिवर्तन का विरोध पीड़ादायक होता है। इसीलिए सबसे अपील मैं करती हूँ कि परिवर्तन तो होना चाहिए जैसे होते आ रहे हैं। इस बार सरकार ने विधेयक में कई बदलाव किए हैं। इस बार मजिस्ट्रेट से जमानत मिलने का प्रावधान किया गया है। 3 तलाक मामले में दर्ज प्राथमिकी तभी संज्ञेय होगी जब उसे पत्नी या उसका कोई रिश्तेदार दर्ज कराएगा। पति पत्नी से बातचीत कर मजिस्ट्रेट मामले में समझौता करा सकता है। चर्चा का जवाब देते हुए कानून मंत्री ने कहा कि ये सरकार मुस्लिम महिलाओं को रोता हुआ नहीं छोड़ सकती और उन्हें इंसाफ दिलाकर रहेगी। उन्होंने सरकार पर लग रहे तमाम आरोपों को भी खारिज कर दिया। रोटी काली हो गई, ट्रिपल तलाक। पति ने सब्जी के लिए पैसा मांगा, ट्रिपल तलाक। सर एक और रोचक बात यह है सर कि he was forcing the wife, he was a mobile vendor सर, कि पत्नी के अश्लील वीडियो बनाए, उसने विरोध किया तो ट्रिपल तलाक। सर आई गॉट ऑल द मटेरियल्स विथ मी सर, दे आर ऑल फुल, द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स आर विथ मी सर। अब सर हम एक सवाल अपने सामने करना चाहते हैं, इस मुल्क की खवातीनों के बारे में हम क्या कहें कि जजमेंट हो गया है लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है, इसलिए हम लॉ लाए हैं, बिकॉज लॉ इज अ डिटरेंस। इसके बाद सदन में बिल को प्रवर समिति को भेजने के लिए मतदान हुआ, जो 84 के मुकाबले 100 मतों से खारिज हो गया। इसके बाद सदन में बिल पर मतदान हुआ और सदन ने इसे मंजूरी दे दी। संसद के दोनों सदनों से इस बिल के पारित होने के बाद अब देश में 3 तलाक का उपयोग करने पर सजा का प्रावधान होगा। राज्यसभा से सरकार को मिली ये बड़ी जीत कहीं न कहीं आजाद भारत में एक सामाजिक दृष्टिकोण से बड़ी जीत है, एक सामाजिक न्याय के लिए बड़ी जीत है। संसद से इस बिल के पास होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून बन जाएगा और मुस्लिम समाज में लंबे समय से जारी 3 तलाक की कुप्रथा से समाज की महिलाओं को मुक्ति मिल जाएगी। ये दिन इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि 20 से ज्यादा इस्लामी देशों ने अपने यहाँ इस प्रथा पर रोक लगा दी है और अब भारत में भी ये प्रतिबंधित हो जाएगा। पार्लियामेंट टीम, डीडी न्यूज। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक साथ 3 तलाक को अपराध करार देने वाला ऐतिहासिक विधेयक के पारित होने पर खुशी जाहिर की और ट्वीट करते हुए कहा कि राज्यसभा में मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल के पारित होने से 3 तलाक की अन्यायपूर्ण परंपरा के प्रतिबंध पर संसदीय अनुमोदन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। ये महिला पुरुष समानता के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है, पूरे देश के लिए संतोष का क्षण है। और इस बिल के पास होने के बाद पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर खुशी जताई। प्रधानमंत्री ने लिखा, पूरे देश के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है। आज करोड़ों मुस्लिम माताओं बहनों की जीत हुई है और उन्हें सम्मान से जीने का हक मिला है। सदियों से 3 तलाक की कुप्रथा से पीड़ित मुस्लिम महिलाओं को आज न्याय मिला है। इस ऐतिहासिक मौके पर मैं सभी सांसदों का आभार व्यक्त करता हूं।
3 तलाक बिल का पास होना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। तुष्टीकरण के नाम पर देश की करोड़ों माताओं बहनों को उनके अधिकार से वंचित रखने का पाप किया गया। मुझे इस बात का गर्व है कि मुस्लिम महिलाओं को उनका हक देने का गौरव हमारी सरकार को प्राप्त हुआ है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने विधेयक के राज्यसभा में पास होने पर खुशी जाहिर की और कहा कि यह ऐतिहासिक दिन है। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाओं के साथ न्याय हुआ है। संसद में ऐतिहासिक विधेयक पारित हुआ है। राज्यसभा से मुस्लिम महिलाओं को अधिकार दिलाने से जुड़ा 3 तलाक पर रोक से जुड़ा विधेयक पारित हुआ है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद। सर, बहुत बहुत बधाई। और आखिरकार लोकसभा से पहले भी ये विधेयक पारित होता रहा, लेकिन राज्यसभा में बाधा रही थी, लेकिन वो बाधा अब पारित हो गई है। संसद ने इस विधेयक को मंजूरी दी है। किस तरह से देखते हैं? देखिए, भारत के बदलाव का दिन है। और जब मैं संसद से घर आया तो 3 तलाक की लड़ाई लड़ने वाली हमारी मुस्लिम खवातीनें, बेटियां, बहनें खड़ी थी लड्डू लेके मेरे लिए। सारा बानो जो सुप्रीम कोर्ट में केस में गई थी, इशरत जहां जो बंगाल की है, उनके चेहरे पर मैंने बहुत शांति देखी, अंदर से खुशी देखी। और इसलिए आज के दिन मैं अपने प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करूंगा कि सारा बानो ने सुप्रीम कोर्ट में 13 में केस फाइल किया था। कांग्रेस पार्टी ने कोई जवाब नहीं फाइल किया। जब सरकार बनी 14 में तो कानून विभाग मोदी जी ने मुझे दिया था, तो मैं उनके पास गया कि सर आपका क्या निर्देश है? उनका जाओ, पूरी हिम्मत से खड़े हो जाओ। और वो जो हिम्मत दिखाई, और आपने देखा कि आज लोकसभा से पारित हुआ, राज्यसभा से भी हुआ, तो ये हिंदुस्तान के बदलाव का दिन है। अब बदलाव क्या है? हिंदुस्तान की बेटियां आज एयरफोर्स के फाइटर प्लेन चला रही हैं। हिंदुस्तान की बेटियां वैज्ञानिक चंद्रयान, मंगलयान में प्रमुख भूमिका अदा कर रही हैं। हिंदुस्तान की बेटियां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में आगे बढ़ रही हैं। मैं आईटी मंत्री के रूप में देखता हूं हिंदुस्तान की बेटियां क्या क्या काम कर रही हैं। आज उज्ज्वला योजना में करोड़ों बेटियों को और महिलाओं को गैस दिया गया है। तो ये सब भारत बदल रहा। बेटियां आज कुश्ती लड़ रही हैं और उसमें भी अवार्ड पा रही हैं। और आपने कहा तलाक तलाक तलाक, शादी खत्म। और असहाय निसहाय तो नरेंद्र मोदी की सरकार है, इनको निसहाय नहीं छोड़ेगी। ये आज का मैसेज है। हाँ सर, आपने कहा संसद में कि दरअसल जब राजीव गांधी की सरकार थी, प्रचंड बहुमत था लोकसभा में और राज्यसभा में भी, तब सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को बदलने के लिए उस वक्त कदम उठाए गए। और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उसको प्रभावी बनाने के लिए ये विधेयक संसद में पारित कराया गया है। तो संदेश की महिला न्याय और महिला गरिमा के को लेकर जो मोदी सरकार की प्रतिबद्धता है वो दर्शाता है। बिल्कुल, मैंने जान के कहा ना। देखिए, मैंने भी राजीव गांधी की उस समय मुझे लगा कि ये कुछ करेंगे, जवान हैं, 400 सीट मिली है, मैं उनका विरोधी हूं। लेकिन लगा कि शाहबानों के मामले में सिर्फ 125 रुपये मिले थे उसको मेंटेनेंस के, तो हमने कहा चलेंगे साहब। लेकिन वो भी कठमुल्लों के सामने झुक गए, क्षमा करिए। और आज 2019 में भी उनकी पार्टी वही शाहबानों की भाषा बोल रही है, सरबानों का समय में। तो जो मैंने सदन में कहा, आज कह रहा हूं, जो मैंने गुलाम नबी आजाद को कहा कि 1986 में शाहबानों के प्रकरण में जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के सही निर्णय को बदला गया, तो कांग्रेस पार्टी को आज तक बहुमत नहीं मिला। 9 लोकसभा के चुनाव हो गए, क्योंकि ये सवाल न पूजा का है, न पाठ का है, न धर्म का है, न ईमान का है। ये शुद्ध है नारी न्याय, नारी गरिमा, नारी सम्मान, इंसाफ और इंसानियत। तो इसमें साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन आज हमें इस बात की बहुत खुशी है कि राज्यसभा में हमारी कम संख्या होने के बावजूद वहां से पास हो गया। तो ये देश के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। जो आपत्तियां थी कांग्रेस पार्टी की और कई विपक्षी दलों की इस कानून में, ऐसा व्यक्ति जो 3 तलाक देता है उसको जेल भेजने को लेकर, वो एक आपत्ति थी कि जेल भेजा जाएगा तो फिर गुजारा भत्ता कैसे दे पाएंगे, उस महिला का क्या होगा। ये इसको लेकर बहुत आपत्ति दर्ज की गई जब बहस हो रही थी सदन में। ये आपत्ति सिर्फ मुसलमानों के बारे में ही क्यों है? इसी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 1961 में डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट लाया, 86 में उसको नॉन अवेलेबल किया। डाउरी लेने वाले और देने वाले को 5 साल की सजा है, मांगने वाले को 2 साल की सजा है, नॉन अवेलेबल है। हिंदू पति हो या मुस्लिम पति हो, तब तो आप कुछ नहीं बोलते हैं। इंडियन पेनल कोड में 498 आप लाते हैं, उसमें अगर कोई हिंदू पति या मुस्लिम पति अपनी पत्नी के साथ क्रुएल्टी करता है, उसके साथ नाइंसाफी करता है, तो आप जेल जा सकते हैं 3 साल में, वो भी नॉन अवेलेबल है।
आपने कांग्रेस पार्टी 1955 में, याद करिए, हिंदू मैरिज एक्ट में बदलाव किया है कि अगर एक पत्नी के रहते हुए कोई पति या पत्नी शादी दोबारा करे, वो शादी अवैध है और आपको 7 साल की सजा होगी, तब तो आप बड़े ठीक हैं। तो बाकी के लिए ठीक है तो ठीक है, लेकिन मुसलमानों का मामला जहां तक आया तो यह अपराध नहीं होना चाहिए। अपराध होना डिटरेंस होता है, और इसलिए मैंने कहा था कि 574 सुप्रीम 17 से लेकर आज तक केसेस हुए हैं, जिसमें 350 से ऊपर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुए हैं, 101 हुए हैं ऑर्डिनेंस लाने के बाद। तो क्या महिलाएं, बेटियां सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बढ़ा कर रखें? तो ये मोदी जी की सरकार है, सख्त कार्रवाई करना जानती है। हम वोट से हिलते नहीं हैं, वो हमने किया और जनता खड़ी हुई। लेकिन अब बात आगे भी और सुधारों की उठेगी। जहां तक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है, तो वो हमने दिया था लॉ कमीशन को, सबकी बात सुनकर रिपोर्ट दिया, उसको आगे पॉलिटिकल पार्टी से विचार करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में निकाय हलाला को लेकर चल रही है और हमने विभाग को निर्देश दिया कि इसके पीछे खड़े हो जाओ। निकाय हलाला जब मालूम है ना, आप तलाक दिया, आप शादी खत्म हो जाती है, फिर दूसरे से शादी करो और फिर संबंध बनाओ, फिर डाइवोर्स करो, फिर आकर के पुराने पति से शादी करो। अब ये आज के जमाने में भारत का संविधान है, धारा 14 है, 21 है, महिलाओं के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन का आर्टिकल 15 है, ये क्यों होना चाहिए? और जब 20 इस्लामिक मुल्कों में बदलाव हुआ है तो भारत में क्यों नहीं होना चाहिए? ये तो आज जो ये निर्णय सारे हुए हैं, ये बदलाव का संकेत देते हैं, और ये बदलाव देश को आगे बढ़ाएगा। क्यों आगे बढ़ाएगा? जैसे मैंने कहा, आज हिंदुस्तान की बेटियां भारत में आगे बढ़ने में साथ साथ चलना चाहती हैं, और हम चाहते हैं वो आगे बढ़े। सर, एक और सवाल, इस विधेयक को लेकर चुनौती थी कि सत्ता पक्ष इसे पारित करा पाएगी राज्यसभा में या फिर चुनौती आएगी। अब जब ये विधेयक पारित हो गया है तो ये कह सकते हैं कि राज्यसभा को लेकर एक जो बार बार चुनौती होती थी, वो खासकर पिछली लोकसभा में देखें, ये कहा जा रहा था कई विधेयक लोकसभा में पारित हुए और राज्यसभा में जाके अटक गए, वहां पारित नहीं हो पाए, इसीलिए इतने ऑर्डिनेंस लाने पड़े। तो अब एक रास्ता खुला है। सही सुझाव होंगे, हम मान लेंगे। इसी में माना ना, लोगों ने कहा कि कोई दुश्मनी से एफआईआर न करे पड़ोसी वगैरह, तो हमने कहा पत्नी करेगी या उसके ब्लड से या संबंधी करेंगे। समझौते की गुंजाइश करो, वो भी कर दिया। बेल की बात करो तो कहा बेल भी देगा मजिस्ट्रेट पत्नी को सुनने के बाद। लेकिन रोकने के लिए अगर राज्यसभा का दुरुपयोग करोगे तो ये ठीक नहीं है। इस देश के बदलाव के लिए हमें कानून बनाना पड़ेगा, और आज बहुत ही दिन बड़ा है, और मैं दूरदर्शन को भी कहूंगा कि देश भर में जो एक नया माहौल बना है सुधारों के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, तो आप उस मुहिम को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाइए, और उस मुहिम को आगे बढ़ाने में आज का फैसला एक बहुत क्रांतिकारी मील का पत्थर है। उम्मीद करें कि जो 10 लंबित विधेयक हैं इसी सत्र में, सत्र बढ़ाया भी गया है, वो पारित हो जाएंगे। हमारी पूरी कोशिश है, और अगर हमने आरटीआई दे लिया और ये ले लिया तो बाकी लोगों को भी समझना पड़ेगा कि मिलजुल कर चलना है। कानून बनाने के लिए संसद है, कानून को रोकने के लिए नहीं है। बहुत बड़ा दिन है, संसद ने मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों से जुड़ा अहम विधेयक पारित किया। कैमरामैन सौरभ शुक्ल के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद एक्सक्लूसिवली ऑन डीडी न्यूज। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता ऋषि। जिस तरह से अभी हमने कानून मंत्री को भी सुना, नरेंद्र मोदी सरकार 2.0 बनने के बाद 17वीं लोकसभा कई मायनों में ऐतिहासिक होने वाली है। इसका जो पहला सत्र था कई मायनों में ऐतिहासिक होने वाला है। इसमें एक बहुत बड़ा कारण ये भी होगा कि जो ट्रिपल तलाक विधेयक है इसमें पारित किया गया। सबसे पहले तो यही टिप्पणी आपसे लेना चाहेंगे कि इसको लेकर जिस तरह से चौतरफा तौर पर जिस तरह से तारीफ आ रही है, प्रशंसा हो रही है, कल देर रात तक इसको लेकर लगातार चर्चा चलती रही, प्रतिक्रियाएं चलती रही, किस तरह से आप कहेंगे इस पे? देखिए, जहाँ तक 3 तलाक का जो मसला है, इस सरकार ने पहले भी कोशिश की थी और इस बार जो कोशिश की है पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि सरकार सफल हुई है। और राज्यसभा में जिस तरीके से ये बिल पास हुआ है उसके बाद एक नई उम्मीद इस बात को लेकर जगी है कि अब कम से कम राज्यसभा में बिलों को रोके जाने को लेकर जो एक टेंडेंसी बनी हुई थी कि हमें सरकार को झुकाना है या अपनी ताकत दिखानी है, ये जो मंसूबे होते थे, सियासी मंसूबे होते थे संसद में, अब कम से कम उस पर विराम लग सकता है। जहां तक बात करें इस 3 तलाक बिल को लेकर सरकार की जो रणनीति रही, कल सुबह से ही इस तरीके के आभास होने लगे थे कि ये बिल आज पास हो जाएगा, जबकि हमने देखा था पिछली बार
पिछली सरकार के दौरान इस सरकार ने जो कोशिश की थी वो नाकाम इसलिए हो पाई थी क्योंकि उस समय विपक्ष में इस बात को लेकर तमाम संशय भी थे। लेकिन इस बार सरकार ने जिस तरीके से विपक्ष की मांगों को और उनकी जो रायशुमारी है उनकी बातों को एकोमोडेट किया, साथ ही साथ इस बिल को लेकर जो सरकार का पक्ष था, जो दलीलें थी, वो इतनी मजबूत थी कि विपक्ष के पास अब कोई चारा नहीं बचा था कि वो इस बिल को पास कराए। बावजूद इसके विपक्ष में 84 वोट इसके खिलाफ में भी गए। हालांकि अगर हम संख्या गणित के हिसाब से देखें तो अगर सारा विपक्ष एकजुट होकर वोट करता तो शायद मुश्किल होती, लेकिन ये फ्लोर मैनेजमेंट कहा जाता है और सरकार की रणनीति कही जाती है कि अपने विपक्ष के जो अन्य राजनीतिक दल हैं उन्हें समझाया जाए और कैसे बिल पास कराया जाए। तो इस मामले में अब तक इस सरकार का ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और इस सत्र की बहुत बड़ी उपलब्धि है। जहाँ तक 3 तलाक को लेकर आपने प्रतिक्रियाओं की बात करी, निश्चित तौर से इस पर जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो उत्साहवर्धक इसलिए है क्योंकि इसके लिए लंबे समय से संघर्ष चल रहा था। मुस्लिम महिलाओं के लिए जो बहुत बड़ी समस्या थी कि उनका परिवार एक झटके में टूट जाता था, उनके लिए तमाम समस्याएं खड़ी हो जाती थीं। कहीं कोई कानून इस तरीके का नहीं था जहां से उन्हें संरक्षण मिल सके, लेकिन अब सरकार ने जिस तरीके से इस कानून में तब्दील करके ये पूरी तरीके से सुनिश्चित कर दिया है कि जो एफआईआर होगी उसमें महिला की मर्जी के आधार पर अगर पति चाहे तो उस समय भी वो एफआईआर करने को रोक सकता है। यानी कि परिवार को अब मजबूत करने के लिए भी ये कानून है। तो कहीं ना कहीं इस कानून के जरिए दंड का भी प्रावधान है और अधिकारों का भी प्रावधान है। यानी कि जो महिला पुरुष की जो बराबरी का जो हक है, हमारा जो संविधान देता है, उसको इस कानून से और ज़्यादा मजबूती मिली है। जी बिल्कुल। और आज और क्या कुछ खास होने वाला है संसद में, इस पर भी आपसे चर्चा करेंगे ऋषि, लेकिन फिलहाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से रामेंद्र सिंह, उनके पास चलते हैं। रामेंद्र, जिस तरह से ऋषि बता रहे हैं कि एक राजनीतिक इच्छा शक्ति रही और उसी के चलते एक बड़ी कामयाबी यहाँ पर हासिल हुई है हमारे देश की महिलाओं को, लेकिन इस जो लंबा संघर्ष था उसमें जो जन सामान्य थी, जो आम महिलाएं थी, उनका भी संघर्ष कम नहीं रहा। कई ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने इस कुप्रथा के खिलाफ आवाज उठाई, अदालत का दरवाजा खटखटाया और समाज का बहिष्कार भी झेला। किस तरह से आप देख रहे हैं लखनऊ शहर में या उत्तर प्रदेश में कई ऐसे मामले आए थे जो अदालत तक भी पहुंचे थे और उन्होंने आवाज उठाई थी इस कुप्रथा के खिलाफ। आपको किस तरह से वहां पर प्रतिक्रिया मिल रही है, किस तरह से जोश या उत्साह दिख रहा है आपको महिलाओं में? जया, उत्तर प्रदेश की कई महिलाओं ने लगातार संघर्ष किया, चाहे बरेली हो, कानपुर हो, लखनऊ हो, और वो समाज की प्रताड़ना झेलती रही। बरेलवी खानदान की बहू ने जिस तरह सड़क पर उतर करके ट्रिपल तलाक का विरोध किया और पूरा समुदाय उनके विरोध में खड़ा हो गया जो उनके बरेलवी खानदान का था, तो कितना संघर्ष झेला है, कितनी पीड़ा झेली है। और मोदी सरकार ने जो पहले सरकार में कहा था कि हम मुस्लिम महिलाओं के जो ये ट्रिपल तलाक है इसको रोकेंगे, हर हालत में रोकेंगे, ये हमारे लिए वोट से जुड़ा विषय नहीं है, ये हमारे लिए बेसिकली जुड़ा विषय है उन महिलाओं से, उसको पूरा किया है। तो पूरे उत्तर प्रदेश से जो प्रतिक्रिया मिली, कल शाम से ही हमको जो मिल रही है, बरेली हो, कानपुर हो, संभल हो, मुरादाबाद हो, जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र हैं, तो बहुत खुश है महिलाएं। उनको लगता है कि उनके जीवन का आधार बदल गया है। जिस तरीके से उनको प्रताड़ना झेलनी पड़ती थी वो सारी चीजें अब नहीं होंगी, कानूनी रूप से उनको संबल मिला है, तो एक बड़ी उपलब्धि है उनके खाते में। और एक और बात है कि सरकार ने तय कर दिया कि धर्म मानने की स्वतंत्रता सबको है, लेकिन धर्म से देश नहीं चलेगा, देश कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा, ये सरकार ने तय कर दिया जाए। बिल्कुल रामेंद्र। और ऋषि भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। ऋषि, अब आपसे जानना चाहेंगे कि वाकई जिस संसद सत्र बढ़ाया गया और जिस तरह से कानून मंत्री से भी बात की जाए थी, कई और भी महत्वपूर्ण विधेयक हैं जिन पर अब चर्चा होनी है। आज क्या कुछ खास गतिविधि रहेगी आज संसद में? देखिए, अगर आज की बात करें तो आज भी बेहद महत्वपूर्ण दिन है। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा लोकसभा से। तो लोकसभा में एक बिल है जो कि इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट से संबंधित है, जो कि हम आमतौर पर देखते हैं कि देश में इसको लेकर तमाम विवाद देखने को मिले हैं। इसको सरकार सुलझाने के लिए एक बिल लेकर आ रही है। दूसरा एक डैम सेफ्टी से संबंधित बिल है। ये बिल कहीं ना कहीं जो भारत के जो बांध हैं उनको सुरक्षा इस बात से प्रदान करेगा, न केवल देश के अंदर और जो देश की सीमाओं पर जो बांध हैं या जो परिस्थितियां जहां बनती हैं उसको लेकर एक बिल है। साथ ही साथ जो सरकारी ज़मीन होती है या पब्लिक प्लेसेस होते हैं वहाँ पर जो अनऑथराइज जो ऑक्यूपेंसी होती है, जो कब्ज़ा होता है, उसको लेकर भी एक बिल है जो कि आज
लिस्टेड है लोकसभा में। तो तीनों बिल बेहद महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा में सबसे ज़्यादा जिस बिल की पिछले सत्र में भी प्रतीक्षा हो रही थी, जो मोटर व्हीकल एक्ट है, जो कि हर एक जनसामान्य से जुड़ा हुआ है, वो बिल आज राज्यसभा में लिस्टेड है। इस बिल के पारित होने के बाद जिस तरीके से हमारा जो कमिटमेंट है, यूएन में भी भारत ने कहा है कि हम रोड एक्सीडेंट्स को कम करेंगे, और जो लक्ष्य है 2020 तक कम से कम आधे रोड एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए जो कमिटमेंट है सरकार का, उसको लेकर अगर ये बिल पास होता है राज्यसभा में तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हम जानते हैं कि भारत में करीब 1.5 से पौने 2 लाख जो रोड एक्सीडेंट्स हैं वो हर साल होते हैं, और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और ये वो लोग होते हैं जो कि परिवार को चलाते हैं, युवा होते हैं, जो देश में उनकी भागीदारी होती है, सड़क पर निकलते हैं, लेकिन अचानक असमय मौत होती है दुर्घटना से। उन सब को रोकने के लिए और उन सब पर लगाम लगाने के लिए कड़े कानून बनाए जाने की ज़रूरत थी, और इसी मोटर व्हीकल एक्ट के जरिए सुनिश्चित किया जाएगा कि कैसे जो पेनल्टी है उसको ज़्यादा बड़ा किया जाए। जितनी भी पेनल्टीज़ हैं मोटर व्हीकल एक्ट में, मैं आपको बताऊं, जितनी सब की सब कम से कम 1000 रुपये से पेनल्टी शुरू होगी और 10,000 तक पेनल्टीज़ को यहाँ पर इसमें बढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजी है उसका कैसे उपयोग हो रोड सेफ्टी में, उसका इसमें बिल में इसको एकोमोडेट किया जाना है। साथ ही साथ जो वाहन है और जो सड़क है, इस पर जो तकनीकी है वाहनों के बनाने में, सड़कों के बनाने में जो टेक्नोलॉजिकल फॉल्ट्स होते हैं उनको दूर करने के लिए सरकार ने इसमें प्रावधान किए हैं कि इसके लिए किसकी जिम्मेदारी होगी। साथ ही साथ जो मुआवजे का जो प्रावधान है उसको, जो थर्ड पार्टी है उसको 5 लाख से 10 लाख करने की प्रावधान इसके ज़रिए है। और इसके अलावा पहले जो सरकार जो हिट एंड रन केसेस में 25,000 का मात्र मुआवजा करीब होता था, उसको करीब 2 लाख के आसपास किए जाने की उम्मीद है। हालांकि इसमें नियम बनेंगे और उसके बाद तय किया जाएगा कि ये कितना और आगे हो सकता है। तो बेहद महत्वपूर्ण बिल है मोटर व्हीकल एक्ट, जो कि राज्यसभा में लिस्टेड है। अगर ये पास होता है तो हम कह सकते हैं कि सरकार ने जैसे कल 3 तलाक का बिल पास किया था, आज मोटर व्हीकल का एक्ट का जो बिल पास करा के निश्चित तौर से जो देश की जनता है उसको बहुत बड़ी राहत देगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि, और हमारे साथ रामेंद्र भी जुड़े थे लखनऊ से। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही संवाददाताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो आज भी पार्लियामेंट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल मोटर व्हीकल एक्ट है, उस पर चर्चा होगी, उसको क्या वो पास होता है और क्या कुछ रहती है आज की कार्रवाई, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बनी रहिए हमारे साथ। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो, पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। अरे भैया, क्या हमेशा के लिए बैंगलोर जा रहे हो क्या? प्लानिंग तो परफेक्ट होनी चाहिए ना। अब वहाँ किसी चीज की जरूरत होगी तो क्या भोपाल वापस आऊंगा? फिर ठीक है, लेकिन वहाँ अपना आधार अपडेट करना नहीं भूलना। आधार अपडेट? हाँ। पर कैसे करवाऊँ? किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस के आधार केंद्र में जाकर आप अपने आधार को अपडेट करवा सकते हैं, और एड्रेस के लिए UIDAI की वेबसाइट पर जाकर खुद बदल सकते हैं। जीवन को आसान बनाने के लिए हम हैं आधार के साथ। मेरा आधार, मेरी पहचान। दीदी, आप गर्भ निरोधक गोलियाँ लेती हैं? हाँ, क्यों? गांव में बुआ जी कहती थी कि सर टकराने से सर पे सींग निकल आते हैं, या फिर फल का बीज खा लिया तो पेट में पेड़ उगेगा। और ये भी कहती होगी कि गर्भवती औरतों को नदी नहीं पार करनी चाहिए। यूं ही रह मत मानो, गोली की सच्चाई को जानो। नए जमाने की गर्भ निरोधक गोलियां हैं आसान, असरदार और भरोसेमंद। करोड़ों महिलाओं को है गोली में विश्वास। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर तंगधार और सुंदरबनी सेक्टर सहित कई जगहों पर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है और भारी गोलाबारी की। भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की कई बंकरों को तबाह कर दिया और कई सैनिक मार गिराए। पाकिस्तानी गोलाबारी में सुंदरबनी सेक्टर में भारतीय सेना का एक जवान नायक किशन लाल शहीद हो गए। वे जम्मू जिले के अखनूर तहसील के रहने वाले थे।
और भारी पाकिस्तानी फायरिंग के बीच जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में आतंकियों की घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को सेना ने नाकाम कर दिया और 3 घुसपैठियों को मार गिराया। वहीं एक अन्य मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के बिजबेहड़ा क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। मारे गए आतंकवादियों में जैश ए मोहम्मद का स्वयंभू कमांडर फयाज पंजू मारा गया। मारे गए दूसरे आतंकवादी उसका सहयोगी था। बताया जाता है कि फयाज इस वर्ष 12 जून को अनंतनाग में सीआरपीएफ कश्ती दल पर किए गए हमले में शामिल थे, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए थे। और यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने उन्नाव रेप केस में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया था और वे सस्पेंड ही रहेंगे। मामले में सीबीआई जांच जारी है। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि सरकार पूरी तरह से पीड़िता के और उसके परिवार के साथ खड़ी है। उसका सरकारी खर्च पर उचित इलाज चल रहा है। पार्टी की तरफ से पहले से हमारी माननीय आदरणीय महेंद्र पांडे जी हमारे निवर्तमान अध्यक्ष है, मेरी बात हुई है और पहले से निलंबित हैं और निलंबित हैं। केंद्र सरकार ने उन्नाव सड़क दुर्घटना मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जांच सीबीआई को सौंपने की सिफारिश की थी। इससे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस मामले में एसआईटी का गठन किया है। उस दुर्घटना की जांच करेगा जिसमें उन्नाव पीड़िता और उनके वकील गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। पुलिस ने विधायक कुलदीप सेंगर और 9 अन्य लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। गौरतलब है कि यह हादसा रविवार को हुआ जब उन्नाव रेप पीड़िता रायबरेली जा रही थी। कांग्रेस नेता संजय सिंह ने पार्टी और राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। वे आज बीजेपी में शामिल होंगे। संजय सिंह का इस्तीफा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने स्वीकार कर लिया। वे आज बीजेपी में शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। मंगलवार को बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा जम्मू कश्मीर के पार्टी नेताओं के कोर ग्रुप के साथ उन्होंने मीटिंग की। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, बीजेपी महासचिव राम माधव और प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना सहित जम्मू कश्मीर के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। और कैफे कॉफी डे के संस्थापक वीजी सिद्धार्थ का शव मैंगलोर में बरामद हो गया है। वीजी सिद्धार्थ सोमवार से लापता थे। राज्य सरकार नेत्रावती पुल इलाके में तलाशी अभियान चला रही थी। 200 से अधिक पुलिसकर्मी और गोताखोर 25 नौकाओं के जरिए उनकी तलाश में थे। भारी बारिश और कर्नाटक में मौजूदा मौसम की स्थितियों के चलते तेजी से तलाशी अभियान चलाने में मुश्किल हुई, लेकिन आखिरकार उनका शव बरामद हो गया। अफ्रीकी देशों की यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गाम्बिया की राजधानी बांजुल में आज नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे। इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बेनिन में भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि भारत को अगले 7 वर्षों में 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि महात्मा गांधी की राजनीतिक विचार और अन्याय के खिलाफ लड़ाई में अफ्रीकी लोगों द्वारा उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। बेनिन में भारतवंशियों को उन्होंने भारत का सच्चा सांस्कृतिक राजदूत करार दिया। राष्ट्रपति ने बेनिन में वहां की नेशनल असेंबली को भी संबोधित किया। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में खबर पाकिस्तान से, जहां के बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा में पुलिस वाहन को निशाना बनाकर किए गए शक्तिशाली विस्फोट में 2 पुलिसकर्मियों सहित 5 लोगों की मौत हो गई और 38 अन्य घायल हो गए। ये विस्फोट बाचा खान चौक के पास खड़े पुलिस के वाहन के निकट हुआ। किसी भी गुट ने अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हेलो, कौन? नमस्कार मैडम। जी हम 10 वही जो बच्चों को देते हैं बड़ा कार्ड। सोचा आपको बता दें कि हम फिर मिलने आ रहे हैं आपके बच्चे से। उसकी तबीयत बिगाड़ेंगे। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? अरे सर गुरजीत नाम सर, एक तो सवाल था, ये आधार कार्ड हम गरीबन के लिए क्या करता है?
आधार कार्ड। सरकार गरीबों के लिए बहुत सारा पैसा भेजती है, लेकिन उस पैसे में से काफी सारा पैसा बीच में ही लीक हो जाता है, बिल्कुल इस पाइप की लीकेज की तरह। तो सर इसमें आधार कार्ड क्या करता है? पाइप में छेद करने वाले बेईमानों को पहचान लेता है और पैसा सीधे गरीबों के खाते में। ये तो फायदे की चीज है सर। तभी तो मैं कहता हूँ बेटा, आधार अपना लो। ब्रेक के बाद स्वागत है और अब आइए देखते हैं अर्थ जगत में क्या कुछ है खास, और इसके लिए सीधे चलते हैं आंचल के पास। शुक्रिया जया। तो आज कारोबारी सत्र का तीसरा दिन यानी कि बुधवार है। निगाह डालेंगे उन प्रमुख खबरों पर जो आर्थिक जगत में बटोर रही हैं सुर्खियां। और आने वाला जो अगस्त का महीना है यानी कि जो कल से शुरू हो रहा है वो आपके लिए खुशियां लेकर आएगा। जी हाँ, जहां वाहन और प्रॉपर्टी खरीदना आपके लिए सस्ता हो जाएगा, वहीं पैसे के लेन देन से जुड़ी सर्विस में भी आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा। आइए जानते हैं कैसे। 1 अगस्त से इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं वो खरीदना सस्ता हो जाएगा। जीएसटी काउंसिल ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर टैक्स की दर को 12% से घटाकर 5% कर दिया। वहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो चार्जर्स हैं उसकी जीएसटी भी 18% से घटाकर 12% कर दी गई। नई दरें जो हैं वो कल से लागू हो जाएंगी। मान लीजिए अगर आपने 10 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कार खरीदी है 1 अगस्त के बाद, तो 7% की कमी होने पर आपको 70,000 रुपए की बचत होगी। तो ये खबर इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़ी हुई कि उस पर जो जीएसटी दर है वो कम की गई है। वहीं दूसरी खबर है, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी खरीदना अब सस्ता हो गया है। नए फैसले के तहत ग्रुप हाउसिंग में 6% और कमर्शियल में करीबन 25% का जो सरचार्ज है वो समाप्त कर दिया गया। वहीं कमर्शियल प्रॉपर्टी के जो सर्कल रेट है उसमें 21% की कमी हुई है। तो अब जब अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं खासतौर पर एनसीआर, ग्रेटर नोएडा या नोएडा में, तो आपके लिए प्रॉपर्टी खरीदना सस्ता हो जाएगा। जो इन्वेंट्रीज हैं वो भी काफी हैं। तीसरी खबर जुड़ी हुई है एसबीआई के खाता धारकों से, जिन्हें अब ऑनलाइन फंड ट्रांसफर के लिए कोई चार्ज नहीं देना होगा। एसबीआई ने आईएमपीएस चार्ज को खत्म करने का ऐलान किया है। अब एसबीआई की योनो ऐप, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से फंड ट्रांसफर करने वाले यूजर्स को अब किसी भी तरह का आईएमपीएस चार्ज नहीं देना होगा। और इससे पहले एसबीआई ने 1 जुलाई से आरटीजीएस और नेफ्ट चार्ज भी खत्म कर दिया था। तो ये अच्छी खबरें आपके लिए जो कल से प्रभावी हो जाएंगी। रुक करते अगली खबर का। भारत में पिछले कुछ सालों में बड़े पैमाने पर कंपनियां बंद हुई हैं। इन बंद होने वाली ज्यादातर कंपनियों में शेल कंपनियां यानी कि मखौटा कंपनियां शामिल हैं। भारत में रजिस्टर्ड 6,80,000 से ज्यादा कंपनियां बंद हो गई हैं। यह आंकड़ा मई 2019 तक का है। बंद होने वाली कंपनियां कुल रजिस्टर्ड कंपनियों का 36% है। सरकार के डेटा के मुताबिक देश में करीबन 1.9 मिलियन कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने संसद को इसकी जानकारी दी। दरअसल जिन कंपनियों की ओर से 2 साल में कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर एनुअल रिटर्न दाखिल नहीं किया जाता, उन्हें बंद कंपनी मान लिया जाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से संसद को ये जानकारी दी गई कि देश में रजिस्टर्ड कंपनियों का बंद होने के मामले में दिल्ली और महाराष्ट्र सबसे आगे हैं। और एफडीआई के मोर्चे से अच्छी खबर, भारत को बीते वर्ष 2018-19 में अब तक का सर्वाधिक 64.37 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई मिला है। डीपीआईआईटी के 2018-19 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार देश में पिछले 5 साल के दौरान 286 अरब डॉलर का एफडीआई आया है। रिपोर्ट में एफडीआई के महत्व को रेखांकित करते हुए ये कहा गया कि विदेशी निवेश में जो संसाधन है, आधुनिक टेक्नोलॉजी है और जो सर्वश्रेष्ठ व्यवहार मिलता है, उसकी वजह से आर्थिक वृद्धि दर को यानी कि जीडीपी को बढ़ाने में मदद मिलती है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत डीपीआईआईटी ने पिछले वित्त वर्ष के दौरान उठाए गए सुधार उपायों से भारत 2016-17 में जो एफडीआई हासिल किया है उसके आंकड़े को पार करने में सफल रहा। 2017-18 में 60.98 अरब डॉलर का एफडीआई आया। ये उस समय तक का एफडीआई का सबसे सर्वोत्तम स्तर था। तो आज आर्थिक जगत में बस इतना ही। वापस चलते हैं बाकी खबरों के लिए जया के पास।
बहुत बहुत शुक्रिया आंचल इन सुर्खियों को हमसे बांटने के लिए। और आइए अब बात कर लेते हैं खेल जगत की। तो खेल जगत से एक बड़ी खबर, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने युवा क्रिकेटर पृथ्वी शॉ को डोपिंग के दोषी पाए जाने के कारण 8 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है। बीसीसीआई की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार शॉ ने अनजाने में एक प्रतिबंधित पदार्थ का सेवन कर लिया था, जो आमतौर पर खांसी की दवाई में पाया जाता है। हालांकि शॉ का सस्पेंशन बीते मार्च से लागू होगा, यानी कि उनका ये सस्पेंशन 16 मार्च 2019 से 15 नवंबर 2019 तक लागू रहेगा। और आइए देखते हैं कि इतिहास के झरोखे से कितना खास है आज का दिन। आज ही के दिन 1880 में हिंदी और उर्दू के महानतम भारतीय लेखक मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के निकट लम्ही गांव में हुआ था। प्रेमचंद ने 15 उपन्यास, 300 से अधिक कहानियां, 3 नाटक समेत कई बाल पुस्तकों की रचना की। उपन्यास के क्षेत्र में उनके योगदान को देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया था। आज ही के दिन 1940 में महान स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह शहीद हुए थे। उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी जनरल डायर को गोली मारा था। जनरल डायर ने ही 1919 में पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहते हुए जलियांवाला बाग कांड को अंजाम दिया था। आज ही के दिन 1980 में हिंदी फिल्म के पार्श्व गायक मोहम्मद रफी का मुंबई में निधन हुआ था। मोहम्मद रफी को उनके रोमांटिक गीतों के लिए भी जाना जाता है। उन्हें 6 फिल्म फेयर पुरस्कार और 1 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया था। आज ही के दिन 1991 में अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ के बीच एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, जिनमें परमाणु हथियारों के भंडार को 1/3 करने पर सहमति बनी थी। मॉस्को में हुई इस संधि पर अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचोव ने हस्ताक्षर किए थे। आज ही के दिन 1995 में भारत में पहली बार मोबाइल फोन के जरिए बातचीत की गई थी। पहला मोबाइल फोन का कॉल पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने तत्कालीन केंद्रीय संचार मंत्री सुखराम को किया था। और अब बात उन खबरों की जिन पर आज रहेगी सबकी नजर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गाम्बिया के अपने समकक्ष अदामा बैरो से राजधानी बांजुल में मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गाम्बिया की संसद के विशेष सत्र को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें आज केंद्र सरकार को किसानों की सूचियां उपलब्ध कराएंगी। केंद्र सरकार ने किसानों को योजना के तहत लाभ राशि देने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से सूची उपलब्ध कराने को कहा था, ताकि किसानों के खातों में सीधा लाभ पहुंचाया जा सके। योजना के तहत अब तक 14.5 करोड़ किसानों को लाभ मिल चुका है। पहले 2 हेक्टेयर या उससे कम जमीन है तो उन्हें 6,000 रुपए प्रति वर्ष दर से सहायता दिए जाने का फैसला लिया था, लेकिन अब इसमें सभी किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा। आज कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष के लिए होगा चुनाव। 29 जुलाई को विधानसभा अध्यक्ष पद KR रमेश कुमार के इस्तीफा देने के बाद पद रिक्त है। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी जम्मू कश्मीर में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में पेट्रोलिंग करेंगे। अब भारतीय सेना ने भी कह दिया है कि धोनी घाटी में बुधवार से गार्ड ड्यूटी और पेट्रोलिंग करेंगे। धोनी कश्मीर में विक्टर फोर्स के साथ 15 दिन की ड्यूटी करेंगे और इन दिनों वो गश्त, गार्ड और पोस्ट ड्यूटी पर सैनिकों के साथ तैनात रहेंगे। अयोध्या जमीन विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत मध्यस्थता कमेटी देगी अपनी रिपोर्ट। इस मामले में 2 अगस्त को सुनवाई होगी और जरूरत पड़ने पर सुनवाई आगे जारी रहेगी। हिंदी और उर्दू के महानतम भारतीय लेखकों में से एक मुंशी प्रेमचंद की आज 139वीं जयंती है। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के पास लम्ही गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी था तथा पिता मुंशी अजायब राय लम्ही में ही डाक मुंशी थे। बचपन से मुंशी प्रेमचंद को पढ़ने का विशेष लगाव था। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के ऐसे साहित्यकार थे जो उन लोगों की आवाज बने जिनकी आवाज कहीं भी नहीं सुनी जाती थी। उनके साहित्य में गांव, मजदूर, किसानों के हालात को साहित्य के माध्यम से उकेरा गया। मार्मिक प्रसंगों की बात करें तो ईदगाह और मानव पशु के रिश्ते को 2 बैलों की कथा में बखूबी उन्होंने उकेरा। एक किसान के संघर्ष की कहानी को पूस की रात में जो बताया गया है वह आज भी जीवंत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मन की बात कार्यक्रम में हिंदी के अमर कथाकार मुंशी प्रेमचंद का उल्लेख करते हुए लोगों से अपने दैनिक जीवन में किताबें पढ़ने की आदत डालने का आह्वान किया।
खबर जम्मू कश्मीर से। पर्यटन के लिए मशहूर कश्मीर में इन दिनों टूरिस्ट की काफी भीड़ है। देश विदेश से बड़ी संख्या में सैलानी यहां पहुंचे हैं। कश्मीर के प्रमुख दर्शनीय स्थल पर्यटकों से गुलजार हैं। देश व दुनिया भर के सैलानी वादी की इस हकीकत से भी रूबरू हो रहे हैं कि कश्मीर मुल्क के दूसरे राज्यों की तरह सामान्य है और सुरक्षित है। कश्मीर का जिक्र आते ही जमीन पर जन्नत की हसीन वादियों, खूबसूरत झरनों, सुंदर पहाड़ों, हरे भरे जंगलों, झिलमिलाती नदियों, लहराते शिकारे और नर्म नर्म रुई जैसी बर्फबारी की यादें मन में ताज़ा होने लगती हैं। कश्मीर का मौसम हमेशा की तरह इन दिनों बेहद खुशगवार है और ख़ास भी है, क्योंकि देश भर के सैलानी वादी के मनमोहक जगहों का लुत्फ उठा रहे हैं। देश के विभिन्न हिस्सों से आए पर्यटकों का कहना है कि घाटी में सकारात्मक माहौल है। घाटी की मेहमान नवाजी और लोगों का रवैया शानदार है। कश्मीर में सिर्फ विंटर्स नहीं, समर्स में भी लोग बहुत आना पसंद करते हैं, क्योंकि अलग अलग जगह से, जैसे मैं दिल्ली से आई हूँ तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही होती है। यहाँ पे गर्मी होते हुए भी इतनी नेचुरल हवा है, इतना सुंदर पोल्यूशन फ्री एयर है, तो इसमें अलग ही मज़ा होता है। यहाँ के लोग स्पेशली बहुत अच्छे हैं, हेल्प करते हैं। और मैं बस ये बोलना चाह रही हूँ कि यहाँ पे ना थोड़ा बहुत अफवाहें फैलाई है कि लोग अच्छे नहीं हैं इतने, बट ऐसा कुछ नहीं है। लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल है लोग यहाँ के। यहाँ पे एक्चुअली क्या है, पोलाइटनेस बहुत है लोगों में, मुझे अच्छा लगा। जब हम निकलते हैं तो सब लोग सम्मान करते हैं, तो वो अच्छा लगता है। यहाँ के लोगों को देख के लगता है कि कितने पोलाइट हैं ये, मतलब हमारा गाइड वगैरह सब और होटल का स्टाफ वगैरह सब इतने कोऑपरेटिव हैं। बहुत अच्छा नज़ारा और मौसम लगा, लोग भी बहुत अच्छे लगे, सब खुश दिली से मेहमान नवाज लोग हैं और बहुत अच्छा लगा। जैसा कि सुनते थे डर के सहम जाते थे कि नहीं कश्मीर नहीं जाना है, लेकिन आके एक बार हिम्मत करके कि नहीं होके आएंगे, तो मेहमान नवाजी बहुत अच्छी है। देश की पर्यटन क्षमता में सुधार के लिए बहुत जरूरी है कि कश्मीर का पर्यटन भी हमेशा की तरह मामूल पर रहे। सरकार ने इस संबंध में कई कदम भी उठाए हैं। बीते साल के मुकाबले इस साल टूरिज्म में करीब 27% का इजाफा हुआ है। इस साल लास्ट ईयर के मुकाबले में 27% अप रहा जून के महीने में। तो इसी तरह जुलाई में हमारा इस वक्त जो आमद है बोथ एयर एंड बाय रोड बहुत ही पॉजिटिव और एनकरेजिंग है। हिमालय की गोद में बसा कश्मीर अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए दुनिया भर में अपना एक खास मुकाम रखता है। यहाँ के हसीन नज़ारों और आकर्षक दृश्यों से हुस्न व प्रेम की किरणें फूटती हैं, जो सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। ज़रूरत इस बात की है कि कुछ जगहों के तशद्दुद की खबर से पूरे कश्मीर को न देखा जाए। ब्यूरो इनपुट के साथ मसरूर फैजी, डीडी न्यूज़। जी हाँ, ये कश्मीर है। अगर आपको भी मौका मिले तो ज़रूर जाइए कश्मीर। और आइए अब बात करते हैं मौसम की। आज मशहूर अदाकारा मुमताज का जन्मदिन है। उन्होंने दो रास्ते, राम और श्याम, आपकी कसम, रोटी जैसी अनेकों फिल्मों में सिने प्रेमियों का खूब मनोरंजन किया है। तो आइए जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं उनकी फिल्मों के कुछ सदाबहार नगमों के साथ। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई, मिल गए नैना से नैना, ओए क्या बात हो गई, मिल गए नैना से नैना, ओए क्या बात हो गई। दिल ने दिल को पुकारा, मुलाकात हो गई। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।